हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय केमिस्ट्री चैनल एल्केमिस्ट केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स वो हाइड्रोजन्स होते हैं जो किसी भी अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अब बात आती है कि अल्फ़ा कार्बन क्या होता है। अल्फ़ा कार्बन को जानने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। किसी भी फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ नेक्स्ट जो कार्बन होता है डायरेक्टली अटैच्ड, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए इस एग्जांपल में अल्फा कार्बन ये वाला है, इससे कितने कनेक्टेड है हाइड्रोजन? 3। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए कि हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स का पता होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स का नहीं पता तो हमें इस इफेक्ट का कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब इस एग्जाम्पल में देखिए अल्फ़ा कार्बन कौन सा है? ये वाला और ये वाला भी, क्योंकि दोनों ही क्या है? नेक्स्ट कार्बन है किसी भी एल्कीन से, मतलब डबल बॉन्ड से आगे। तो इसमें 2 अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने होंगे? 3 इसके पास हैं और 3 इसके पास हैं। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे? 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कार्बोकैटायन का ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल। CH3 CH पॉजिटिव, ये हो गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन से नेक्स्ट जो भी कार्बन होता है, कार्बोकैटायन वाले कार्बन से नेक्स्ट जो भी कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये वाला अल्फा कार्बन है और एक ये वाला अल्फा कार्बन है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। एक साइक्लोहेक्सीन में देखेंगे, देखिए इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं तो अल्फा कार्बन कौन से होंगे हमारे? इससे नेक्स्ट जो भी कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इसमें एक यहाँ है, एक ये है और एक ये, एक ये। 4 अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसके पास भी 2, इसके पास भी और इसके पास भी। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हुए? 8। ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी इसकी आपको। जैसे एक और देखेंगे, ये कोई भी साइक्लो एल्कीन है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें हमें बताना है कि अल्फा कार्बन कितने हैं और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो इसमें देखिए अल्फा कार्बन कितने हैं? एक यहाँ है, एक यहाँ और एक ये, एक ये। इसके पास कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इसके पास हाइड्रोजन 3, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे? 10। बेंजीन में अगर हम देखें, ऐसे कोई अटैच कर रखा है हमने कार्बन, एक इस पोजीशन पे अटैच कर रखा है, तो इसके पास कितने हैं हाइड्रोजन? 2 हैं और इसके पास कितने हैं? 3। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम निकालते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स को। जब हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालने आते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी ईजिली समझ आ जाता है। अल्फा हाइड्रोजन्स का क्या रोल है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में? जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे और जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स उतना ही कंपाउंड क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक सिग्मा और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी एक ऐसे कार्बन से अटैच है, वो या तो कार्बोकैटायन है या फ्री रेडिकल है या फिर अल्कीन है। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। उसके साथ जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच होता है तो क्या करता है, इसका जो हाइड्रोजन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड होता है और इसका जो वैकेंट p ऑर्बिटल है वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। इसको हम बोलते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल। और इसका हाइड्रोजन का और कार्बन का ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या है? फुलफिल्ड है। जब ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो इनके बीच एक ओवरलैपिंग होगी, उसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे ही ओवरलैपिंग इस वाले हाइड्रोजन और कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के साथ होगी और ऐसे ही इसके साथ होगी। देखिए ये तो हमारा 3D में है, अगर इसको हम प्लेन ऑफ पेपर पे करें तो वो कैसे दिखाई देगा? प्लेन ऑफ पेपर पे कुछ इस तरह से दिखाई देता है।
CH3 अलग अलग लिख लेंगे इसको, जिससे कि हमें ईजिली समझ आए। और ये होगा CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये कार्बोकैटायन है। जब इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होगा तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूट के अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस पे ट्रांसफ़र कर देगा और SsPC बना लेगा। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन जो इसको मिल चुका है। और ये इस तरह से, अब जैसे इसने अपना बॉन्ड तोड़ा है उसी तरह से ये भी अपना बॉन्ड तोड़ेगा और ये भी तोड़ेगा। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें? 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 स्ट्रक्चर इसलिए बनेंगे क्योंकि इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 3 है। एक और बनेगा, इसमें क्या करेगा? थर्ड वाला हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड तोड़ देगा और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन को इधर भेज के डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन समझ आ गया होगा। इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन और इसका p दोनों ओवरलैपिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, when hydrogen carbon bond is attached to unsaturated system, then the sigma electron of hydrogen carbon bond interact with unsaturated system। यही हम पढ़ के आए हैं कि जो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन और जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इंट्रैक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है वो 3 तरह के मॉलिक्यूल्स में दिखाई देता है। ठीक है, वो 3 तरह के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है एल्कीन, सेकंड कार्बोकैटायन एंड थर्ड वन इज फ्री रेडिकल। इन सब में हमें हाइपर कंजुगेशन दिखाई देता है। देखिए, इनका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। जब भी कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्कीन से अटैच्ड होगा तो हमें दिखाई देगा हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसी कार्बोकैटायन से अटैच्ड होगा तब भी हमें दिखाई देगा। और इसी तरह से अगर फ्री रेडिकल के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड है तो वहाँ भी हमें क्या दिखाई देगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होते हैं? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए मान लीजिए पहले इसको कंप्लीट मान लो। इसमें एक होमोलिटिक फ्यूजन होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जाता है हाइड्रोजन के पास और एक जाता है कार्बन के पास। इसके बाद हमारा क्या होता है? फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। एल्कीन में कैसे होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम प्रोपीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम खोल के देखेंगे ताकि ये अच्छे से क्लियर हो और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसके बना सके हम। इसमें क्या होगा? वही जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूट के अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफ़र करेगा और इसी की वजह से ये वाला बॉन्ड टूट के, पाई बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आ जाएगा और कुछ इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर बना लेगा। इस पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ये सेम रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्ड टूटने की वजह से CH2 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल रेजोनेंस की जैसा होता है। रेजोनेंस में सिर्फ फ़र्क कितना होता है कि उसमें हमें बॉन्ड्स भी दिखाई देते हैं और इसमें जो ये बॉन्ड्स होते हैं ये टूट जाते हैं। इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड वाला हाइड्रोजन है वो भी अपना बॉन्ड तोड़ देगा और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेगा और फिर थर्ड वाला हाइड्रोजन भी अपना बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देगा इधर और डबल बॉन्ड बना लेगा। इसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। एल्कीन में ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन में हम ले लेते हैं CH3 और CH2 पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है तो ये क्या करेगा? अपना जो सिग्मा बॉन्ड है इसको तोड़ के इधर ट्रांसफ़र कर देगा और खुद एक्वायर कर लेगा पॉजिटिव चार्ज और बाकी के दोनों हाइड्रोजन यूँ के यूँ रहेंगे। इसी तरह से सेकंड वाला तोड़ेगा अपने को और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और फर्स्ट और थर्ड सेम रहेंगे। उसके बाद थर्ड वाला तोड़ेगा अपने को और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, दोनों बाकी सेम रहेंगे और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है फ्री रेडिकल की।
हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के लिए भी हमने वही एग्जाम्पल लिया सेम, इसको खोल के लिखेंगे। इसमें कई बच्चे गलतियां कर देते हैं क्योंकि इसमें ये फ्री रेडिकल है। ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि एक तो इसके पास है, एक ही चाहिए इसको इससे, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर। कुछ बच्चे इसमें पॉजिटिव चार्ज का यूज़ करते हैं जो कि गलत होता है। यहाँ पे ये सेम रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल क्योंकि इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, तो इस एक लेके डबल बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही क्या करेगा, सेकंड हाइड्रोजन कर देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट और इस तरह का बॉन्ड बना देगा। इसी तरह से तीसरा हाइड्रोजन अपना एक डोनेट करेगा और फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। इनकी हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें ये अच्छे से समझ आता जाएगा। इसलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्वेश्चंस करेंगे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें हमें बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है या फिर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स को काउंट करना है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो नेक्स्ट कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इधर हैं और 3 इधर, तो इसमें कितने हैं 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। इसी तरह से इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कितने हैं, इसमें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच होना चाहिए और उससे अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें तो 0 है। ठीक है, इसमें काउंट करेंगे। इससे नेक्स्ट इस पर कितने लगे हुए, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो पता चल गया होगा सबसे स्टेबल कौन है, इसमें ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद सी और उसके बाद बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे होंगे स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस। देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें हम लेंगे कोई भी हेक्सेन ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल करते हैं, हमने ले लिया इसमें साइक्लोहेक्सेन। इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकैटायन है ये। इसमें हमें काउंट करना है अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो इससे नेक्स्ट जो भी कार्बन है वो है अल्फ़ा कार्बन, एक ये वाला, एक ये। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो टोटल कितने हुए 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसी तरह से इसमें अल्फ़ा कार्बन कौन सा है, एक ही है और उसके पास हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ एक, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें कितने हुए, सिर्फ 1। इसी तरह से इसमें काउंट करेंगे, इसके पास अल्फ़ा कार्बन कितने हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास है 2 और उसके पास है 1, तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें कितने हुए 3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ए, क्योंकि इसके पास क्या है 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। उसके बाद कौन है, सी, और उसके बाद बी। बिल्कुल ईजी है। इसी तरह से एक और कार्बोकैटायन का हम एग्जाम्पल लेंगे। ये ले लिया हमने टर्शरी ग्रुप जिसमें 3 लगे हुए मिथाइल ग्रुप, ये हमारा सेकेंडरी और ये है प्राइमरी। ठीक है, इसमें देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट कीजिए अब, इसमें कितने हैं 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। उसी तरह से इसमें कितने 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स और इसमें है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, जबकि इसमें 0 है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला, उसके बाद ये और उसके बाद ये। इसको हम ऐसे भी याद कर सकें कि टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हम जितने ज़्यादा एग्जांपल सोल्व करेंगे उतनी ही हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और हमारे क्वेश्चन सोल्व होते चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। जैसे हम एक और कार्बोकैटायन का ले लेते हैं CH2, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बच्चे क्या करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो इसको अगर ऐसे देखें, इंडक्टिव इफेक्ट की वे से देखें, तो हमें लग रहा है कि ये वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों यूज होते हों तो वहाँ पे हम हमेशा प्रेफरेंस किसको देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा। तो इसमें हम देखेंगे अब अल्फ़ा का हाइड्रोजन्स कौन से हैं और कितने हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 3, और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, एक भी नहीं है क्योंकि इस कार्बन से नेक्स्ट कितने
क्या लगा हुआ है, एक तो बॉन्ड इधर बन गया, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है हमें पता है वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड इधर बन गया, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हाइड्रोजन तो उसके पास एक भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन उसके पास कितने हैं, 0। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला मॉलिक्यूल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। इसके बाद एक और देख लेते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। जैसे हमने 2 बेंजीन ले ली और इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है, कार्बन 1 है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, इसके पास कितने हो गए, 6। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला मॉलिक्यूल। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल लेंगे, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 प्राइमरी, CH3 CH CH3। ऐसा एग्जाम्पल हमने एल्कीन में भी लिया था, कार्बोकैटायन में, CH3 C CH3 CH3, और ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल। इनमें से बताना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये A है, ये B है, ये C और ये D। देखिए अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट कीजिए, इसमें कितने, 9, ठीक है, इसमें कितने, 6, इसमें है हमने 3 और इसमें हमारा एक भी नहीं है, 0। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वही तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, डी सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, वही है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ऐसे होते हैं, ठीक है। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम कार्बोकैटायन का, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है वो देखेंगे हम। तो हमें क्या काउंट करना है, अल्फा हाइड्रोजन्स। कार्बोकैटायन से नेक्स्ट कार्बन पे अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। इस पे कितना है, 1 है, और इस पे भी कितना है, 1 है, तो कितने हो गए हमारे पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन। उसी तरह से इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, कार्बोकैटायन से नेक्स्ट पे जो है कार्बन उसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन, 1 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, इसके पास कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, बी। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ज़्यादा स्टेबल है ए से। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, इसमें हमें काउंट करना है अल्फा हाइड्रोजन्स और तीनों में से बताना है कौन सा स्टेबल है। जैसे फर्स्ट में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें देखिए डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अटैच्ड कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस पर भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो स्टेबल कौन सा होगा, सी वाला। इसी तरह से 2 क्वेश्चंस और करेंगे हम, ये लास्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। देखिए इसमें हमें काउंट करना है अल्फा हाइड्रोजन्स, सिंपल है, इसमें कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखिए 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इस कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है वो हम काउंट करेंगे। तो इसमें कितने हैं, 9, इसमें देखिए इसमें है 6 और इसमें कितने हैं, 3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, 12 वाला, उसके बाद 9 वाला और उसके बाद 6 वाला, ऐसे होगी इसका ऑर्डर, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इसमें ये वाला है कि अल्फा हाइड्रोजन तीनों ही मॉलिक्यूल में कितने हैं, 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो देखिए पहले सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो थर्ड वाला मॉलिक्यूल है ये ट्रांस है और जो सेकंड है ये क्या है, सिस है, दोनों ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है। और जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि ट्रांस वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर रिपल्शन नहीं हो पाता, रिपल्शन सेकंड के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से। लेकिन अगर बात आती है फर्स्ट मॉलिक्यूल की, तो इसमें क्या है, दिखाई दे रहा है कि दोनों ही सेम कार्बन पे प्रेजेंट है, और हमें क्या चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन्स कहाँ प्रेजेंट है, ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है ये, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं वो सेम मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट है, और हमें काउंट क्या करना होता है, अल्फा हाइड्रोजन्स ही काउंट करने होते हैं, और वो प्रेजेंट है सेम मॉलिक्यूल पे, सेम कार्बन पे। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो होगा फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, उसके बाद होगा थर्ड वाला मॉलिक्यूल और उसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की बेसिस पे अगर हम देखें तो तीनों में ही 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में यही था आज। तो चलिए एक बार सम अप कर लेते हैं जो जो आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, अल्फा हाइड्रोजन्स निकालने सीखे। उसके बाद हमने पढ़ा सिग्मा पी ओवरलैपिंग कि हाइपर कॉन्जुगेशन जनरेट कैसे होता है, कि इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होता है और हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन जनरेट होता है। उसके बाद हमने देखी इसकी डेफिनेशन कि जब कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से ओवरलैपिंग करता है तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन क्रिएट होता है। उसके बाद हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में, कार्बोकैटायन में और फ्री रेडिकल में। ठीक है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन के फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।